हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने अपने प्रीवियस सेशन में समझा था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। आज के सेशन में हम समझेंगे कि कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम पे हमें कौन से लॉज, कौन से रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं चाय का। हम सबको पता है चाय कैसे बनती है। हमने कभी ना कभी चाय जरूर बनाई है या फिर चाय बनती हुई जरूर देखी होगी। हमें पता है चाय बनाने के लिए हमें चाहिए होता है पानी, दूध, चाय पत्ती और चीनी, और इनकी क्वांटिटी वेरी करती है हर किसी की पसंद के हिसाब से। किसी को ज्यादा दूध वाली चाय पसंद है तो किसी को कम दूध वाली, किसी को ज्यादा चीनी वाली पसंद है तो कुछ लोग अपनी चाय में चीनी डालते ही नहीं है। अब अगर मुझे एक ही तरीके की चाय रोज चाहिए तो मैं इन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी हमेशा फिक्स रखूंगी, और ऐसे ही अगर किसी दिन मेरे घर में गेस्ट आ जाए तो मैं इन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही इंक्रीज करूंगी, रैंडमली चेंज नहीं कर दूंगी। तो ऐसे ही कुछ लॉज का, कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है हमें जब कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। इन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं क्या है ये लॉज और इन्हें हमें किन्होंने दिया था। जब हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फ्रेंच केमिस्ट एंटोइन एंड लेवोइजियर की। इनका कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में इतना ज्यादा है कि इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। इन्होंने हमें दिया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद एक और फ्रेंच केमिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन हमें नहीं भूलना चाहिए, वो है फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोवस्ट। इन्होंने हमें दिया था सेकेंड लॉ, विच इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो चलिए देखते हैं क्या है ये दोनों लॉज। जैसा मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डिटेल में समझते हैं ये लॉज क्या है। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मास की बात हो रही है और मास के कंजर्वेशन की बात हो रही है। हमें पता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी से आया है ये फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये कहता है इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास इज कंजर्व, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट्स का मास होगा वही मास कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स का भी। इसका मतलब है रिएक्टेंट्स का मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स का मास। बट ये बात हो रही है आइसोलेटेड सिस्टम की, एक कंजर्व सिस्टम की, जहां पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, मास का लॉस नहीं हो रहा। अगर हम चाय वाला एग्जांपल दोबारा से कंसीडर करें तो जब हम अपने घर में चाय बनाते हैं तो पानी थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए हमारा जो इंग्रेडिएंट्स का मास होता है वो चाय के मास के बराबर नहीं होता है, क्योंकि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। लेकिन हम जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं तो हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। अब इस लॉ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक सिमुलेशन की हेल्प से। हम यहाँ एक सेटअप देख पा रहे हैं जिसमें एक मेजरिंग सिलेंडर में सोडियम सल्फेट है और एक मेजरिंग सिलेंडर में बेरियम क्लोराइड है। उसके साथ एक कोनिकल फ्लास्क भी है। तो सबसे पहले मैं सोडियम सल्फेट को कोनिकल फ्लास्क में डालूंगी। उसके बाद मैं बेरियम क्लोराइड को टेस्ट ट्यूब में डालूंगी। अब इस थ्रेड की हेल्प से मैं टेस्ट ट्यूब को टाई कर दूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब इस टेस्ट ट्यूब को मैं कोनिकल फ्लास्क के अंदर रख दूंगी। अब कोनिकल फ्लास्क को वेइंग बैलेंस पे रख के उसका वेट मेजर करूंगी। जो कोनिकल फ्लास्क का वेट आया है वो आया है 150.2137 ग्राम्स। इसे हम नोट कर लेंगे। अब मैं कोनिकल फ्लास्क को स्वर्ल करूंगी ताकि रिएक्शन हो जाए, और हम 10 मिनट तक रिएक्शन कंप्लीट होने का वेट करेंगे। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम कोनिकल फ्लास्क का फिर से वेइंग बैलेंस पे वेट चेक करेंगे। जो वेट आया है वो आया है 150.2137 ग्राम्स, which is same as it was measured before। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि रिएक्शन से पहले जो हमारे रिएक्टेंट्स का मास था वो कांस्टेंट रहा है, वो सेम रहा है रिएक्शन के बाद भी। सो दिस प्रूव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, which is law of conservation of mass। तो चलिए अब समझते हैं सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ कहता है अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट
एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय मास। अगर हम एक कंपाउंड की बात करें तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होते हैं और वो रेशियो होता है उनके मासेस का। चलिए इस लॉ को हम डिटेल में समझते हैं एक सिमुलेशन की हेल्प से। अब हम हमारे सामने एक सेटअप देख रहे हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अब मैं इन एटम्स को यूज करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैं एक ऑक्सीजन का एटम लूंगी और अब मैं हाइड्रोजन के एटम्स लूंगी। जैसे ही ऑक्सीजन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन करते हैं वैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। और मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का एटम है ये अगर मैं ट्राई भी करूंगी तो ये उसके साथ कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमेशा 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम ही कंबाइन करता है। अगर मैं किसी और रेशियो, किसी और प्रोपोर्शन में इन्हें कंबाइन करने की कोशिश भी करूंगी तो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। सो दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनाने के लिए हमेशा एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करते हैं। अभी हमने समझा कि एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए हमें एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक कांस्टेंट रेशियो में ही कंबाइन करना पड़ता है। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या होगा अगर मैं उन एलिमेंट्स को फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन ना करूं? व्हाट विल हैपन इफ द एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस? यहाँ पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस दे फॉर्म डिस्टिंक्ट कंपाउंड्स विद यूनिक प्रॉपर्टीज। जब हम अलग अलग प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो वो अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं और उन डिफरेंट कंपाउंड्स की अपनी यूनिक, अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बना सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। अगर एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और अगर एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और इन दोनों की प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी टॉक्सिक गैस एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज इंडस्ट्रियल फ्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन टॉक्सिक गैस है जो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स यूज करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर वाटर भी बना सकते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकते हैं। अगर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें तो बनता है वाटर। अगर 2 हाइड्रोजन के एटम्स 2 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ कंबाइन करें तो बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत डिफरेंट होती हैं। हम सबको पता है वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड इट इज अ स्टेबल लिक्विड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ हाईली रिएक्टिव लिक्विड एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें तो जब 2 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो बनाते हैं ऑक्सीजन गैस, जिसको हम डाइऑक्सीजन भी कहते हैं। और जब 3 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो बनाते हैं ओजोन गैस। और इनकी प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन गैस जो है वो रेस्पिरेशन सपोर्ट करती है, हम सब ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन, एंड कंबस्शन भी सपोर्ट करती है। और ओजोन जो है हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। बट अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो ओजोन इज अ हाईली टॉक्सिक गैस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में आए होंगे, बिकॉज नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका आज का टास्क। So your task is understanding differences in compounds. You have to explore the differences between carbon dioxide and carbon monoxide. ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के ही बने हैं, बट इनमें बहुत सारे differences हैं. So you have to explore that. And also you have to explore other similar examples like water and hydrogen peroxide and oxygen and ozone. So students, I hope आपको आज का टास्क समझ में आया होगा. We'll meet in the next session now. Till then, keep learning. Thank you.